हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि संविधान की विशेषताएं, जिसमें हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व तक हम लोग पहुंचे थे और उसके बारे में सारी जो विशेषताएं हैं उसे देखा। ठीक, तो एक बार नीति निदेशक तत्व को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं इन्हें कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और कौन से भाग के अंतर्गत ये आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने लिया है भाग 4 में। ठीक है, आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं इसमें, तो इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51, 36 से लेके 51 तक। एक इम्पॉर्टेंट जो इन दोनों में, इसमें और मूल अधिकारों में जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, वो ये होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। और अगर ऐसा कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि सरकार ने आपके मूल अधिकारों का हनन किया है, तो वो सरकार से कहेगी कि उन सारी चीज़ों को हटाए या उसके लिए जो भी सही तरीका है उसका इस्तेमाल करे जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो। ठीक, और वहीं पे अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाद्य योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट ये कहेगा सरकार से कि आपको ये काम करना जरूरी ही है। ठीक है, तो अगर हम सीधे सीधे समझे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये होता है कि इसे लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक, जिससे कि कोई भी परेशानी अगर उस क्षेत्र के या उस राज्य के नागरिक को आ रही है तो उसे दूर करना, यह काम जो होता है पहले प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का काम होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे आते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, तो ऐसा नहीं है किसी देश को बनाने में, उसे अच्छे से चलाने के लिए सिर्फ सरकार की जरूरत होती है, नहीं, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो अपना फर्ज निभाए। ठीक, जैसे जो हमारे राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, इस तरह की जो चीजें हो गई उन सबका सम्मान करें। देश में, हमारे भारत में बंधुत्व की भावना को बनाए रखें, फालतू में लड़ाई झगड़ा ना करें। और जो प्राचीन इमारतें हैं, जो पुराने हमारे जो महान लोग बना गए हैं, राजा बना गए हैं या और बहुत सारी चीज़ें जो बना गए हैं, उन सब की देखभाल करने का काम भी हमारा है। कई बार देखा होगा लोग जाते हैं लाल किले में या पुरानी इमारतों में, वहाँ पे जाके पान थूक देते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी है। हमें उसे स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो ये कुछ हमारे कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, जिन्हें हमें पालन करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं इससे निकल के वो ये आते हैं कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो हमने इसे रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, और कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं भाग 4 का के अंतर्गत। एक बात और है इंपॉर्टेंट कि जब हमारा संविधान बना था तो इन्हें शामिल नहीं किया गया था, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया था। बाद में इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक, ये और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद आता है 51 का। जब ये बने थे तब 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मूल कर्तव्य। और अब अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इस समय 11 है, इस समय 11 मूल कर्तव्य है। तो ये हमने मूल कर्तव्य और बाकी सारी विशेषताओं को हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है बड़े पेपर्स की वो बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत से लेके आखिरी तक हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था, ये मैंने पॉलिटी शुरुआत की है, इसी के साथ 1-2 लेक्चर के बाद हम आर्टिकल को भी स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल मैं आपको पूरे करवाऊंगा। उसके अलावा जितने भी और आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। जैसे ये हमारा खत्म होगा या काफ़ी आगे आ जाएगा तो हम लोग हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर 7 का मैंने एक वीडियो डाला है, उसकी शुरुआत हो ही गई है। उसके अलावा यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी स्पेशल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं स्टैटिक वगैरह, वो सारे मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या है, तो जब हमारा प्रस्तावना बनी थी, जिसे हम आगे लेक्चर में देखेंगे, तो उसमें मूल रूप से बात किया गया था पंथ निरपेक्ष का, लेकिन बाद में वो बदलते बदलते आम बोलचाल की भाषा में करते हुए उसे धर्मनिरपेक्ष बोला जाने लगा। तो इसका साधारण सा मतलब बस ये होता है कि जो भारत देश है या जो हमारा देश है वो किसी भी धर्म को, किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। ऐसा नहीं है, वो ये ऐसा नहीं कहता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, नहीं, यहाँ पे सारे धर्मों के लोग समान रूप से रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे सभी के धर्मों का आदर होता है और किसी भी एक धर्म को आगे बढ़ाया नहीं जाता, उस तरफ प्रयास नहीं किए जाते।
सरकार की नज़रों में या हमारे संविधान की नज़रों में सारे धर्म सब बराबर है। इंग्लिश में ही इसे ही सेकुलर कहा जाता है, ठीक है, सेकुलर स्टेट कहा जाता है इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एकल नागरिकता। एक ये जो आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। अमेरिका जैसे कुछ ऐसे देश है जहाँ पे दो तरह की नागरिकता को या दो स्तर की नागरिकताओं का प्रावधान है। जैसे वो अमेरिका का तो नागरिक होगा जो व्यक्ति है, और साथ में वो जिस राज्य में रहता है वो उस राज्य का भी नागरिक होगा। तो इससे उसे फायदा क्या होता है, वहां पे उसे फायदा ये होता है, उसे केंद्र सरकार से काफी फायदे मिलते हैं, और जो राज्य सरकार होता है अगर वो उस राज्य का नागरिक है तो अलग से और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ठीक, हमारे भारत में बात करें तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है कि केंद्र में, सेंटर में या हमारे देश में के अगर आप नागरिक हैं भारत के तो आप भारत के नागरिक रहेंगे। और इसके साथ एक पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं हूं या आप हैं, अगर मान लीजिए हम लोग भारत के नागरिक हैं लेकिन हमने मान लीजिए भारत को बिना बताए कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली और हमने भारत को देश को नहीं बताया, तो जब भी जैसे ही उन्हें पता चलेगा या जैसे ही हम कनाडा देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे तो भारत से जो हमारी नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, कौन से देश से लिया है, तो इसे हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया हुआ है एकल नागरिकता का प्रावधान। कौन से भाग के अंतर्गत ये आता है, ये आता है भाग 2 के अंतर्गत। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। आगे ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं इन सब के आगे चैप्टर बनेंगे और डिटेल में हम इन सारी चीजों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 5 से 11 है तो मतलब अनुच्छेद 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे अनुच्छेद सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये हमारे संविधान की एक और विशेषता है जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही ये बताया था कि सार्वभौम मताधिकार का मतलब ये होता है कि जब पहले ऐसी स्थितियां बनती थी, जब अंग्रेजों का शासन चलता था, हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता था और बहुत सारी मूलभूत जो चीजें हैं उनसे हम वंचित थे। तो बाद में हमारे संविधान में चीजें देखी गई और भारत के नागरिकों को, लोगों को वोट देने के अधिकार की शुरुआत हुई। कब हुई थी, तो इसकी हम बात करें जब वोट देने की हमारी शुरुआत हुई उसके बाद 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, जो लागू हुआ था 1989 से। और इसी के अंतर्गत जो आपकी वोट देने की उम्र थी, जो आयु थी, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वर्तमान में यही पद्धति चलती है, जो भी लोग भारत में 18 वर्ष के या उससे ऊपर हो जाते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेंकली पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो उम्र है इसे कम किया गया था। इसे कम किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो लागू हुआ था 1989, ठीक है, 1989 से। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है उसमें हम आते हैं, ये है आपातकालीन प्रावधान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे देश में मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो जाए या भारत किसी देश पे आक्रमण कर दे या कोई और देश अगर मान लीजिए भारत पर आक्रमण कर दे तो हमारे देश में आपातकाल लग जाता है, उसका प्रावधान हो जाता है। ठीक है, तो आपातकाल की जो स्थिति है 3 स्तरों पे होती है। एक मैंने आपको बताया युद्ध के स्तर पे, दूसरी होती है राष्ट्रपति अगर शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगर मान लीजिए जो राज्य है वो केंद्र के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है, ठीक से सरकार नहीं चला पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 356 के तहत। इसके ऊपर जो मैंने आपको युद्ध वाली बातें बताई हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और एक और आता है तीसरा, अनुच्छेद 360, जिसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में ये अभी तक नहीं लगा है और ये जो अनुच्छेद है इनको आप लोग याद कर लीजिए, 352, 356, 360, ये हमारे आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। जब हम इस चैप्टर को देखेंगे तो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है त्रिस्तरीय सरकार। तो भारत पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक लौता ऐसा देश है जहां पे 3 स्तर की सरकारें चलती हैं। शुरू में जब हमारा संविधान बना उस समय जो सरकारें चलती थी वो चलती थी केंद्र स्तर पे पहला, दूसरा राज्य स्तर पे। लेकिन उसी के बाद 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और इसके द्वारा पंचायती राज को, स्वशासन व्यवस्था को लाया गया। ठीक है, तो अब 3 स्तर पे सरकारें चलती हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जो सरकारें चलती हैं कितने स्तर पे चलती हैं या कितने स्तर पे हैं, तो 3 स्तर पे है।
केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और ये पंचायती स्तर पे, ठीक। और विशेषताओं के पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आखिरी पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट है आखिरी है संसदीय रूप सरकार। मतलब साधारण भाषा में अगर समझे तो यहाँ पे संसद का बोलबाला है। आपने देखा होगा कोई भी नियम, कोई भी कानून बनता है तो वो संसद में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही बनता है। तो यहाँ पे संसदीय रूप है, सबका मिला जुला रूप चलता है, राज्यों का अलग रूप चलता है, संसद का अलग रूप चलता है। दोनों के समन्वय से, दोनों के साथ से, दोनों की मदद के बाद हमारा जो संविधान है या जो हमारी कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, वो आराम से चलती है, ठीक। तो ये हो गया आपका संसदीय रूप। तो आधा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट पार्ट में देखा था वीडियो में, बाकी जो बचे हुए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमने आज देख लिए, ठीक। तो ये आपका जो चैप्टर है संविधान की विशेषताएं, ये आपका पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट आगे जो आपका वीडियो आएगा वो आपका करंट अफेयर्स का आएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लॉकडाउन का समय है, घर में बिल्कुल आराम से पढ़ें और साथ में अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो आज के लिए फिर इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।